नमस्कार शिक्षकगण, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 7 के भूगोल का अध्याय 6 हमारा पर्यावरण को देखने जा रहे हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, किसी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए बिना समय बिताए हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। हमारा पर्यावरण से यहाँ तात्पर्य है कि हमारे चारों ओर क्या वातावरण है, कैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, झील इत्यादि के बारे में देखना है। तो यहाँ पर पर्यावरण के कुछ भौतिक प्राकृतिक घटक भी हैं और कुछ मानव निर्मित घटक भी हैं। तो चलिए इनके जो प्रमुख निचोड़ बात है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है, ज़रा इसको पहले देख लीजिए। नदी, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, घर, सड़क, पुल, मानव, रीति रिवाज, परंपरा, ये सारे पर्यावरण के घटक हैं। जो भी हमारे समाज में रीति रिवाज है, परंपरा चल रही है, सड़कें बन गई है, पुल बन गई है, प्लेन उड़ रही है, नदी है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, जीव जंतु हैं, घर, सड़क, ये सारे चीज़ पर्यावरण के घटक हैं। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ दिया हुआ है पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल, ये सभी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण में कोई एक चीज़ नहीं होता है, बल्कि हमारे वातावरण में जो भी चीज़ शामिल हैं सारे चीज़ पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पेड़ पौधे भी होंगे, नदियाँ भी होंगी, पहाड़ भी होंगे, जंगल भी होंगे, ये सारे पर्यावरण के अंग हैं। ये किसी न किसी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब बात आती है कि अगर पर्यावरण में पौधा नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, पौधा अगर नहीं होगा पर्यावरण में तो निश्चित है कि हम लोगों के बीच से हरियाली गायब हो जाएगी। इसके साथ साथ हम लोग को विभिन्न तरह के फल, हरी सब्जी, अनाज इत्यादि चीज़ जो मिलता है वो सारे तो हमें पौधे से ही प्राप्त होते हैं, और जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो ये चीज़ भी हमें नहीं मिलेंगे। अब देखिए, अब दिया हुआ है कि वातावरण में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भी पौधा ही ग्रहण करता है। पौधा ही जो है हमारे वातावरण में जो बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी तो पौधा ही ग्रहण करता है। इसको ग्रहण करके हम लोग के लिए ऑक्सीजन देता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सभी जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी और हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हम लोग जो सांस छोड़ते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। अब बताइए कि अगर पेड़ पौधा ना रहे तो हम लोग के द्वारा जो छोड़ा गया है कार्बन डाइऑक्साइड, वो समाप्त ही नहीं होगी। इस केस में हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, जिससे हम लोग का जीना संभव नहीं होगा। अब बात आती है कि पौधा से और क्या कुछ फ़ायदा है। तो पौधा से और फ़ायदा है, आप देख सकते हैं कि हम लोग का कपड़ा जो बनता है उसके लिए कपास, वो भी पौधा से ही प्राप्त होता है। उसके बाद कागज़ बनता है पौधा से, रबर बनता है पौधा से। तो काफ़ी चीज़ हैं ऐसे जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, पर्यावरण जो है वो उसका दो घटक है। पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने घटक हैं? 2 घटक। यहाँ पर देख लीजिए, पर्यावरण के मुख्य रूप से 2 घटक हैं। एक घटक ऊपर देखिए प्राकृतिक घटक है, और एक घटक नीचे देखिए मानव निर्मित घटक है। पर्यावरण के 2 घटक, पर्यावरण के घटक के बारे में यहाँ लिखा हुआ है तो 2 घटक है। एक ऊपर देखिए प्राकृतिक घटक और एक नीचे है मानव निर्मित घटक। तो पहले हम लोग प्राकृतिक घटक के बारे में देख लें ज़रा। तो प्राकृतिक जो घटक है पर्यावरण में, मतलब है कि भगवान ने यहाँ क्या क्या बनाए हैं, प्रकृति ने यहाँ क्या क्या दी है। तो प्रकृति हम लोग को दी है वायुमंडल, उसके बाद प्रकृति हम लोग को दी है जलमंडल, उसके बाद प्रकृति दी है स्थल मंडल, उसके बाद प्रकृति दी है सजीव जैव मंडल। ये सब ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और इसीलिए इसको प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखा गया है। पर्यावरण के जो दूसरा घटक है वो है हम लोग का मानव निर्मित। मानव निर्मित है मतलब मनुष्य के द्वारा पर्यावरण में कौन कौन से अंग हो गए हैं। तो मनुष्य आजकल इमारत, बिल्डिंग बना दिए हैं, हवेली बना दिए हैं, जहाँ तहाँ ब्रिज, पुल, ओवरब्रिज, सी ब्रिज इत्यादि का निर्माण हो गया है। उसके बाद स्मारक का निर्माण हुआ है, उसके बाद पार्क बन रहे हैं, उसके बाद आपको सड़क बना हुआ है, पटना में भी इको पार्क बन गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये उद्योग, कई तरह के उद्योग धंधे, ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है, लेकिन सारे पर्यावरण के घटक में आएंगे। इसके साथ साथ सड़कें बन गई है, इसके साथ साथ हॉस्पिटल, उसके साथ साथ हमारी परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज, ये सारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ दिया हुआ है कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित है। निश्चित रूप से वायुमंडल में जो है कई प्रकार की गैस, धूलकण व जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल की गैसें अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। जैव पर्यावरण क्या होता है, अजैव पर्यावरण क्या होता है? जो जीवित चीज़ है वो जैव पर्यावरण में, जो जिसमें जान नहीं है वो अजैव पर्यावरण। तो गैस हो गया, धूलकण हो गया, जलवाष्प हो गया, इस सब में जान नहीं होती है, इसी कारण ये सब अजैव पर्यावरण है। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। जो पेड़ पौधे जीवित हैं और जो जीव जंतु जीवित हैं, इसी से क्या होता है, सजीव जगत का निर्माण होता है। इस मंडल को जैव मंडल कहा जाता है। पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर के सजीव जगत का निर्माण करते हैं और इसको क्या कहा जाता है, जैव मंडल। इसे क्या कहा जाता है,
जैव मंडल। फिर से देखिए आप सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एवं मानव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, मानव होते हैं, वो सारे को जीवित रहने के लिए उनको अपने पर्यावरण पर आश्रित होना होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता परितंत्र कहलाता है। देखिए सजीव जो है आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या पर्यावरण के बीच परस्पर लाभान्वित होकर निर्भर करते हैं। इसे क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। अगर मान लीजिए हवा न हो या हवा में ऑक्सीजन न हो तो हमारा जीना मुश्किल है। अगर ऑक्सीजन है, हम सांस लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, पेड़ पौधे न हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेंगे नहीं, तो वो भी हम लोग के लिए मुश्किल है। हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी और हम लोग का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ वो हम लोग को ऑक्सीजन भी देता है। इसी तरह से सभी एक दूसरे पर निर्भर है, सभी घटक, इसी को परितंत्र कहते हैं। अब अगला जो बात है, कहता है कि तालाब में कौन कौन चीज़ मिलता है, तालाब में कौन सब चीज़ें मिलती है। तो तालाब में तो अनुमान भी लगा सकते हैं तालाब में क्या मिल सकती है। तालाब में आपको मिलती है पानी, मछली, बत्तख, बोगला, मेढक, कीड़ा, घोंघा, जोक, काई। पानी का वनस्पति भी होता है, कुछ पानी में उगने वाले वनस्पति भी होते हैं। ये सारे चीज़ पानी में मिलने वाले हैं। अब चलिए, कहता है कि ये सभी पानी में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए यह तालाब का परितंत्र है। इसी प्रकार कई परितंत्र होते हैं। तालाब में भी इन सभी को जीने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तालाब का परितंत्र। इसको क्या कहा जाएगा? तालाब का परितंत्र। सभी जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब चलिए कुछ आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ है, अगर घर नहीं हो तो क्या होगा, क्या क्या कठिनाई होगी। अगर परिवार, देखिए जब घर नहीं होगा तो निश्चित रूप से क्या क्या कठिनाई हो सकती है। सोचिए, अगर घर नहीं होगा तो हम धूप में, वर्षा में, हवा में, आंधी तूफान में, जानवरों से, इस सब चीज़ से कैसे बचेंगे। तो घर नहीं होगा तो हम लोग को इन सब चीज़ों से बचने में दिक्कत होगी। हमको भी धूप, हवा, वर्षा, जंगली जानवर, इन चीज़ों से रक्षा की ज़रूरत होती है जो हम घर में रहते हैं। अगर परिवार नहीं होगा तो क्या क्या दिक्कतें आएगी। अगर किसी का परिवार नहीं होगा तो हम लोग अपना दुख सुख किसी के साथ नहीं बांट सकते हैं। एक बात ध्यान रख लीजिए, परिवार जो होता है उसके विभिन्न सदस्य क्या होते हैं, आपके जीवन जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। सोचिए किसी व्यक्ति के पास खूब पैसा रहे और उसके पास कोई खर्च करने वाला ना हो, उसके पास आदमी नहीं हो, उससे बात करने वाला आदमी नहीं हो, तो उसका जीवन बेकार होता है। परिवार होता है तो लोग आपस में दुखी और सुखी, हंसी खुशी सब आपस में बांट लेते हैं, खुशी गम को आपस में बांटते हैं। परिवार में एक दूसरे को ढाढ़स बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है। अगर बाज़ार बंद हो जाए तो क्या परेशानी होगी। अगर बाज़ार बंद हो जाएगी तो हम लोग को कोई भी चीज़ें जल्दी नहीं मिलेगी, चीज़ों को खोजने में कठिनाई होगी, सामान खरीदने में कठिनाई होगी। हर चीज़ तो हमारे घर में उपलब्ध नहीं होती है। अगला है, अगर गाड़ियाँ बंद हो जाएगी तो क्या दिक्कतें आएगी। अगर गाड़ियाँ बंद हो जाएगी तो हम लोग चारों तरफ से जो सामान आता है, कोई सामान यूपी से आता है, कोई सामान कहीं और से आता है, हम लोग भी किसी को निर्यात करते हैं, वहाँ से भी आयात करते हैं, कहीं आते जाते हैं, विभिन्न तरह की काम रुक जाएंगे अगर गाड़ियाँ बंद हो जाएगी तो। खूब सर्दी पड़े तो हम क्या करेंगे खूब सर्दी पड़े तो क्या किया जा सकता है बताइए। खूब सर्दी पड़ती है तो हम लोग का तबीयत बिगड़ता है। वातावरण अनुकूल नहीं होने पर हम विभिन्न तरह के रोगों से ग्रसित होते हैं, कई बार ठंड के चपेट में भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों से हमारी पर्यावरण ही हमें रक्षा करती है। हमारे चारों ओर पाए जाने वाला प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। जानते हैं इसमें दो आवरण है, एक है प्राकृतिक और एक है मानवीय। मतलब भगवान ने दिया है धरती, पानी, हवा, वायुमंडल, आकाश, ये सब पर्वत, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये प्राकृतिक हुए। हम लोग ने बना दिया है, यहाँ पर ब्रिज बना दिया, रोड बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, उसके बाद आपको प्लेन उड़ाने लगे। हम लोगों ने यहाँ पर जो कर दिया है, फैक्ट्री बना दिया, कंपनी बना दिया, तो ये सब मानव निर्मित है। हम लोग ने यहाँ परंपरा बना दिया, तो ये सारे चीज़ पर्यावरण में आते हैं। तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाला प्राकृतिक और मानवीय दशाओं के आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। अब बात आती है कि दुनिया में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकृति या वातावरण से मिलती हैं, जैसे पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि। यह प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है तथा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि बहुत सारी वैसी वस्तुएं हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परावर्तित करके बनाया है, अतएव इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। जैसे मकान, पुल। देखिए बहुत ऐसा वस्तु है जो मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित करके बनाया है, प्राकृतिक वस्तु को दूसरा रूप दे दिया है अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसे क्या कहा जाएगा? मानव निर्मित पर्यावरण। मकान, पुल, ये सब आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, सभी जीव, सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। जितना भी सजीव है, निर्जीव, प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण, मतलब प्राकृतिक में भी कुछ जीवित हैं, कुछ निर्जीव हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सजीव जगत हो गए, जबकि नदी, पर्वत, झील,
वायु, पृथ्वी, आकाश ये सब निर्जीव हो गए। ये सभी मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधे, पर्वत, नदी इत्यादि ये सभी हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। स्थल, जल एवं वायु से घिरे सभी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं, जैसे मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, इन सभी को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं? भूमि का वह भाग जहाँ पर जीव सब रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मकान में, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि भागों में जीव सब रहते हैं। इसी को क्या कहा जाएगा? स्थल मंडल। विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण और अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। विभिन्न तरह के जो खनिज लवण पाए जाते हैं वो किसके उदाहरण हैं? अजैव पर्यावरण के। जबकि पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव भी जैव पर्यावरण के अंग हैं। पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, मानव हो गए, ये सब किसके हो गए? जैव पर्यावरण के अंग। बढ़िए आगे। कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर एवं विभिन्न जलाशय मिलकर के जलमंडल का निर्माण करते हैं। जलमंडल में कौन कौन आ जाएगा? कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि ये जलाशय है। ये सब किसका निर्माण करेंगे? जलमंडल का। जल के अभाव के कारण क्या क्या परेशानी आ सकती है? आप जानते हैं सुबह में उठने से लेकर के रात में सोने तक हर समय जल की ही आवश्यकता होती है। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे प्यास बुझाना हो, चाहे खुद को स्वच्छ करना हो, ये चारों तरफ जो है हमें जल की ही ज़रूरत होती है। क्या हमें पानी बर्बाद करने चाहिए? क्योंकि जल का भंडार सीमित है, इसीलिए इसका सही उपयोग करना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी के चारों ओर वायु है, इसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु है और इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणों एवं हानिकारक विकिरण पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। पिछले अध्याय में हम लोग ने पढ़ा था समताप मंडल जो है हम लोग को सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। अब बढ़िए आगे, लास्ट पेज है ये। गाड़ियों के चलने के कारण ही दूसरे राज्यों के सामग्री हमारे यहाँ आती है और हमारे यहाँ की सामग्री दूसरे जगह जाती है। यात्रा कर हम दूसरे के रीति रिवाज एवं संस्कृति को भी जान पाते हैं। हमें एक दूसरे से यही जोड़े रखता है। यात्रा से हमें विभिन्न जानकारियाँ मिलती है। यात्रा के बारे में बताया गया है, दिया गया कि गाड़ियों के चलने के कारण ही दूसरे राज्यों से सामग्री हमारे यहाँ तक आती है और हमारे यहाँ की सामग्री दूसरे जगह तक जाती है। यात्रा करते हैं तो हम एक दूसरे के रीति रिवाज से भी परिचित होते हैं, एक दूसरे की संस्कृति से भी परिचित होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते भी हैं। यात्रा करने से हम लोग को विभिन्न तरह की जानकारियाँ भी मिलती है। आगे जो इसमें सार तत्व है वो है समाज में तरह तरह के रीति रिवाज हैं। समाज में तरह तरह के रीति रिवाज है, परंपरा है, उत्सव है, ये सब चीज़। शादी ब्याह के अवसर पर खुशियों में शरीक होना, छोटों को प्यार एवं बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ये सभी हमारी संस्कृति के अंग हैं। मुलाकात होने पर हम लोग किसी का अभिवादन करते हैं। खुशियों को व्यक्त करने के तरीके, शोक प्रकट करने के तरीके, त्यौहार पर्व में गाए जाने वाले मंगल गीत, पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, ये सारे हमारे संस्कृति की पहचान है और ये सब मिलकर के सांस्कृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो हम लोगों ने कई तरह के पर्यावरण देखा। सांस्कृतिक पर्यावरण अलग देखा, जलमंडल, वायुमंडल, विभिन्न तरह के परितंत्र को देखा हम लोगों ने। तो जो भी हमारे समाज में परंपरा है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, सुबह उठने, लोगों का सम्मान करने, लोगों का अभिवादन करने, पर्व त्यौहार मनाने, ये सारे जो है सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए ये अध्याय समाप्त हो गया। अब इसके प्रश्नों को हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। पहला है, इसमें इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तुएं हैं? सोच ही सकते हैं जो भगवान के द्वारा बनाया गया है वही प्राकृतिक पर्यावरण होगा। पुल तो भगवान नहीं बनाए, मकान भी भगवान आके नहीं बनाते हैं, सड़क भी भगवान नहीं बनाए, तो क्या चीज़ बनाए? जल बनाए। तो इसमें प्राकृतिक पर्यावरण हो जाएगा जल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव निर्मित पर्यावरण। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायु है। समझ गए? अब जो है खाली जगह को पूरा करिए। यहाँ पर है पेड़ पौधे एवं जीव मिलकर। पेड़ पौधे एवं जीव मिलकर क्या बनाते हैं? पेड़ पौधे एवं जीव मिलकर के जैव पर्यावरण होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैव पर्यावरण। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जैव पर्यावरण के अंग है, यहाँ पर हो जाएगा पर्यावरण। उसके बाद है मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए चीज़ों बनाता है, यहाँ हो जाएगा आवश्यकता। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी चीज़ को देख लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कल के अध्याय के लिए। आप किसी भी अध्याय को मिस ना करिए। हो सकता है कि आज या कल से हम लोग 7वीं कक्षा के विज्ञान का भी क्लास शुरू करें। तो आपको देखते रहना है लगातार और इस तरह से तैयारी करती रहनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।